खुश आमदीद। आज मैं आपको एक कोरियन एक्शन ड्रामा फिल्म की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है ओल्ड बॉय। ध्यान से आगे बढ़ें और अपना ख्याल रखें। 1988 में एक शख्स ओ डाइसू शराब के नशे में हुल्लड़बाजी करते हुए गिरफ्तार हो जाता है। आज उसकी बेटी की सालगिरह होती है। उसका दोस्त जू वान उसे जमानत पर रिहा करवाता है। वो अपनी बेटी को फोन करता है और उसे इंतजार करने को कहता है, लेकिन अचानक घर जाने से पहले वो गायब हो जाता है। उसकी बेटी का तोहफा भी वहीं गिर जाता है। वो अपने आप को बिना खिड़की के कमरे में पाता है। वो नहीं जानता कि उसे किसने और किस लिए अगवा किया है। उसको दरवाजे के एक छोटे से हिस्से से खाना दिया जाता है। उसको कमरे में गैस छोड़कर बेहोश भी किया जाता है। बेहोशी में उसके बाल तराशे जाते हैं, कपड़े तब्दील किए जाते हैं और कमरे की सफाई भी कर दी जाती है। वो टीवी की मदद से दुनिया का हाल जानता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बीवी किम जा यून का कत्ल हो गया है और मौका वारदात से उसका खून और उंगली के निशानात मिले हैं। वो अपनी बीवी के कत्ल का मरकजी मुलजिम बन जाता है। वो डाइसू अपने हवास खोने लगता है। कई महीने और साल गुजर जाते हैं और वो पागलपन की कैफियत में मुब्तला होकर कई बार खुदकुशी की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके अगवाकार उसको बचा लेते हैं। तंग आकर एक दिन डाइसू उन सब लोगों की फहरिस्त बनाना शुरू कर देता है जिनको उसने कभी तकलीफ पहुंचाई थी। वो अपने अगवाकारों से लड़ने के लिए मशकें भी करना शुरू कर देता है। तकरीबन 6 साल बाद वो एक चॉपस्टिक की मदद से दीवार में सुराख करना शुरू करता है। कई साल की मेहनत के बाद वो दीवार में एक छोटा सा सुराख करने में कामयाब हो जाता है। वो हाथ बाहर निकाल के बारिश के कतरे महसूस करता है और उसके अंदर भागने की उम्मीद आ जाती है। वो सुराख को अपने बिस्तर से छुपा रहा होता है कि अचानक कमरे में बेहोश करने वाली गैस भरना शुरू हो जाती है। कमरे में एक औरत दाखिल होती है और उसे हिप्नोटाइज करती है। 15 साल कमरे में कैद होने के बाद वो एक पेटी के अंदर से बाहर निकलता है। ये किसी इमारत की छत होती है। उसके हाथों पे घड़ी और जिस्म पे एक बेहतरीन काला सूट होता है। उसको पेटी से अपनी फहरिस्त की किताब भी मिल जाती है। डाइसू को इमारत के ऊपर एक और आदमी नजर आता है जो एक कुत्ते के साथ कोने पे बैठा होता है। वो डाइसू से कहता है कि उसे कूदने से नहीं रोके। इतने साल बाद किसी दूसरे इंसान को देख के डाइसू उसका हाथ अपने चेहरे से लगाता है। अभी वो अपनी आजादी की लज्जत महसूस ही कर रहा होता है कि वो शख्स डाइसू से कहता है कि अगरचे मैं एक बुरा इंसान हूँ, लेकिन क्या मुझे जीने का हक नहीं है। डाइसू से मुस्कुराकर उसका जुमला दोहरा देता है। वो टाई पकड़कर उसे गिरने से रोक देता है। डाइसू कहता है कि खुदकुशी करने से पहले वो इसकी कहानी सुन ले। अपनी कहानी सुनाने के बाद वो किताब उठा के वहाँ से चला जाता है। वो खुदकुशी करने वाले शख्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। इमारत से बाहर निकलते ही वो शख्स उसके पीछे गाड़ी पे गिरकर मर जाता है। शहर में घूमता हुआ वो अपने अगले लाए अमल पे गौर करना शुरू करता है। वो अपने पुराने रकीबों से मिलने का इरादा तर्क कर देता है क्योंकि उस पर अपनी बीवी को कत्ल करने का इल्जाम होता है। उसको कुछ औबाश लड़के दिखाई देते हैं। अपने लड़ने की मशकों को परखने के लिए वो उनसे भिड़ जाता है। वो बिना हथियार के उन सबको आसानी से ज़ेर कर लेता है। सी फूड रेस्टोरेंट के बाहर एक बेघर आदमी उसे फोन और पैसों से भरा बटुआ देता है। वो बताता है कि उसे कोई सवाल पूछना बेकार है क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। बटुआ चेक करने के बाद वो एक सुशी रेस्टोरेंट में जाके सर्वर से खाने के लिए किसी जिंदा चीज लाने का मुतालबा करता है। डाइसू सर्वर को पहचान जाता है जिसको उसने टीवी पे देखा था। उसका फोन बजता है। वो फौरन फोन उठा के उसका नाम पूछता है। फोन करने वाला तंज करते हुए उससे पूछता है कि उसको अपना नया सूट कैसा लगा है। डाइसू पूछता है कि उसे क्यों बंद किया और नाम बूझने की कोशिश करता है। जवाब में वो आदमी कहता है कि वो कौन है ये जानना उसके लिए जरूरी नहीं है और डाइसू को अगवा का मकसद जानने के लिए अपना माजी टटोलने का मशवरा देता है। आदमी कहता है वो उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा है और फोन बंद कर देता है। फोन बंद होते ही एक सर्वर उसे जिंदा ऑक्टोपस लाके पेश करती है। वो उसके टुकड़े करने की इजाजत मांगती है, लेकिन डाइसू उसे जिंदा निकल जाता है। ऑक्टोपस खाते ही डाइसू बेहोश हो जाता है। सर्वर के अपार्टमेंट में उसकी आंख खुलती है। उसे बुखार महसूस होता है। सर्वर कहती है कि उसने दवाई दे दी है और वो जल्द ठीक हो जाएगा। बाथरूम जाते हुए वो छुरी दिखाकर उसे खबरदार करती है। डाइसू इसके बावजूद उसके पीछे जाता है और ज्यादती करने की कोशिश करता है। वो लड़की छुरी का दस्ता उसके सर पे मार देती है। डाइसू अपार्टमेंट से जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है। वो अपना नाम मीडो बताती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन अभी तैयार नहीं है। डाइसू मीडो की मदद से अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला करता है। उनको पता चलता है कि स्वीडन के एक जोड़े ने उसे गोद ले लिया था। डाइसू अपनी बेटी से राब्ता करने का इरादा तर्क कर देता है और अगवाकार की खोज लगाने में लग जाता है। मीडो को इंटरनेट पे एक मैसेज मौसूल होता है। एवरग्रीन नाम का एक शख्स उससे काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो के बारे में पूछता है। जब डाइसू तहकीक के लिए आता है तो एवरग्रीन पूछता है कि उसे अब बड़ी जेल कैसी लग रही है। मीडो बताती है कि कुछ दिन से वो इस शख्स से चैटिंग कर रही है। वो सुशी के बारे में बातें करते हैं। डाइसू को मीडो पर शक हो जाता है और वो खुद अगवाकार को ढूंढने निकल पड़ता है। उसको जल्द ही वो रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ से उसको कमरे में खाना पहुँचता था। वो डिलीवरी बॉय का पीछा करता है जो उसे वहीं ले जाता है जहाँ उसे अगवा करके रखा हुआ था। वो गार्ड पे हथौड़ों से हमला करता है। उसको पता चलता है कि इस इमारत को एक मुजरिमाना तंजीम चलाती है जिसकी खासियत पैसों के एवज लोगों को अगवा करना है। डाइसो उसी हथौड़ी से दांत निकालकर गिरोह के सरबराह को अजियत देता है। उसका नाम मिस्टर पार्क होता है। वो उसे अगवाकार का नाम पूछता है, लेकिन वो बताता है कि वो उस शख्स को कभी नहीं मिला, लेकिन उसके पास फोन की रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके ऑफिस के बाहर लड़कों का हुजूम उसका इंतजार कर रहा होता है। वो हथौड़ी उठाकर उन सब से लड़ना शुरू कर देता है। कोई उसकी कमर में खंजर घोंप देता है, लेकिन वो फिर भी लड़ता रहता है। इमारत से बाहर निकलते ही वो कमर से खंजर निकालता है, लेकिन खून बहने की वजह से जमीन पर गिरने लगता है। सड़क पे खड़ा
खड़ा एक आदमी उसे सहारा देता है और टैक्सी में बिठा देता है। ड्राइवर को एड्रेस देते हुए वो उसे उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि उसी ने डाइसो को अगवा करवाया था। जख्मों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता और टैक्सी चलने लगती है। घर में वो मिस्टर पार्क और उस शख्स की रिकॉर्डिंग सुनता है। अगवाकार और मिस्टर पार्क उसकी तवील कैद पर बात कर रहे होते हैं। वो उन दवाइयों का जिक्र भी करते हैं जो डाइसो को शाइज़ोफ्रेनिया से बचाती हैं। जब मिस्टर पार्क इतनी तवील कैद की वजह पूछता है तो वो कहता है कि डाइसो को अपनी जबान पर काबू नहीं है। अगले दिन डाइसो अपने दोस्त जू वान से मिलने जाता है। वो उसे अपना अगवाकार की आवाज सुनाता है। जू वान उसकी आवाज नहीं पहचानता, लेकिन एवरग्रीन को ऑनलाइन ढूंढने में मदद करता है। एवरग्रीन डाइसो पे तंज करता है और कहता है कि अब उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो मीडो के घर जाता है और उसे एवरग्रीन की मालूमात हासिल करने के लिए अजियत देना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे जू वान की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसने एवरग्रीन का पता लगा लिया है। वो बताता है कि एवरग्रीन का असली नाम सू डिया है और वो मीडो की सामने वाली इमारत में रहता है। ये सुनकर वो सीधा वहाँ जाता है जहाँ एवरग्रीन अपने मुहाफिज मिस्टर हान के साथ होता है। वो बताता है कि डाइसो के पास सिर्फ 5 दिन है ये पता लगाने के लिए कि उसने डाइसो को क्यों अगवा किया था, और नाकामी की सूरत में वो मीडो को जान से मार देगा। अगर वो कामयाब हो गया तो वो खुदकुशी कर लेगा। डाइसो एवरग्रीन पे हमला करने की कोशिश करता है जो मिस्टर हान नाकाम बना देता है। एवरग्रीन कहता है कि अगर वो मर गया तो वो कभी नहीं जान सकेगा कि उसे क्यों अगवा किया गया। वो अपने जिस्म पे लगा एक पेस मेकर दिखाता है और कहता है कि अगर डाइसो ने उसे अजियत देने की कोशिश की तो वो बटन दबा के अपनी जान ले लेगा। जाते हुए वो डाइसो को अपने दर्द और बीवी की मौत का बदला लेने पर गौर करने को कहता है। वो उसे बताता है कि मीडो अपने अपार्टमेंट में बंधी हुई है और वो दरवाजा भी खुला छोड़ आया है। डाइसो तेजी से वापस भागता है और उसे मीडो की चीखने की आवाजें आती हैं। मिस्टर पार्क उसे अपार्टमेंट में अपने कारिंदों के साथ मौजूद होता है। उसके गुंडे डाइसो को पकड़ लेते हैं। मिस्टर पार्क हथौड़े से उसके दांत निकालने के लिए बढ़ता है। एक फोन आता है और मिस्टर हान रकम से भरा एक ब्रीफकेस मिस्टर पार्क को पेश करता है। नोटों से भरा ब्रीफकेस लेने के बाद वो डाइसो को सलामत छोड़कर वहाँ से चला जाता है। डाइसो धमकी देता है कि वो उसका हाथ तोड़ देगा अगर उसने मीडो को दोबारा हाथ लगाया। उनके जाने के बाद डाइसो मीडो को लेके अपार्टमेंट छोड़ देता है। मोटल जाते हुए मीडो उससे प्यार का इकरार करती है। हम बिस्तरी के बाद उनके कमरे में बेहोशी की गैस भरना शुरू हो जाती है। एवरग्रीन अंदर एक पैकेज रखने के लिए दाखिल होता है। पैकेज के अंदर मिस्टर पार्क का कटा हुआ हाथ होता है। डाइसो समझ जाता है कि एवरग्रीन ने उनके ऊपर ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। वो इसे निकालने के लिए एक दुकान जाते हैं। कुछ देर बाद वो एवरग्रीन के बारे में मालूमात लेने जू वान के इंटरनेट कैफे जाते हैं। डाइसो और जू वान का एहसास होता है कि एवरग्रीन उनके स्कूल के बैच का नाम था। डाइसो मीडो के साथ स्कूल जाता है और अपने साल की किताब ढूंढता है। उसको पता चलता है कि एवरग्रीन उनका एक साथी ली वू जिन था। डाइसो वू जिन के बारे में जानने के लिए जू वान को फोन करता है। जब जू वान नफी कर देता है तो वो उसे एक लड़की सू आ के बारे में पूछता है। जू वान कहता है कि स्कूल तब्दील करते ही सू आ की मौत वाकई हो गई थी। वो मजीद बताता है कि सू आ एक खराब लड़की थी। वो जिन उसी इंटरनेट कैफे में बैठा उनकी बातें सुन रहा होता है और ये सुनकर गुस्से में जू वान को कत्ल कर देता है। वो इंकिशाफ करता है कि सू आ उसकी बहन थी। डाइसो मिस्टर पार्क के पास पूछगछ के लिए जाता है। हाथ कटने की वजह से वो बता देता है कि वो डाइसो को पानी में नशा आवर अद्वियात देता था ताकि वो आसानी से हिप्नोटाइज हो जाए। वो मीडो की हिफाजत करने के लिए भी राजी हो जाता है। मीडो को वहाँ छोड़कर वो वूजिन को ढूंढने निकल जाता है। एक और साथी उसे बताता है कि जू वान ने सू आ के किरदार के बारे में स्कूल में अफवाहें फैला दी थी। डाइसो को याद आता है कि एक बार उसने वूजिन को अपनी बहन के साथ नाजेबा हरकतें करते हुए देख लिया था और नए स्कूल जाने से पहले उसने इसका जिक्र जू वान से किया था। डाइसो वूजिन के इशारे समझते हुए उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग ढूंढ लेता है। वूजिन के सामना करते हुए वो इल्जाम लगाता है कि उसने हिप्नोटाइज करके उसकी यादें मिटा दी थी। वूजिन दलील देता है कि ये सब वो हिप्नोसिस की वजह से नहीं भूला था। वो ये सब इसलिए भूल गया था क्योंकि उसके लिए ये एक मामूली बात थी। वूजिन बताता है कि उसके जाते ही स्कूल में सू आ के हमला होने की अफवाह फैल गई थी। अफवाहें इतनी बढ़ गई थी कि सू आ को खुद भी हमला होने का यकीन हो गया था। वूजिन डाइसो पे वो अफवाह फैलाने का इल्जाम लगाता है। डाइसो वूजिन पे इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी बहन को सिर्फ इसलिए मारा कि उनके रिश्ते की कहानी बाहर ना आ जाए। वूजिन इल्जाम रद्द कर देता है और बताता है कि किस तरह उसने हिप्नोटाइजर की मदद से मीडो और डाइसो से मिलवाया था। वो डाइसो को उसकी बीवी और बच्चे की फोटो एल्बम दिखाता है। हर पलटते पन्ने के साथ वो अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देख रहा होता है। अचानक उस पर खौफ तारी होना शुरू हो जाता है। ये मीडो होती है। गुस्से से पागल होकर वो वूजिन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। मिस्टर हान बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। डाइसो मिस्टर हान से लड़ने की कोशिश करता है और उसे जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। जख्मी होने के बावजूद मिस्टर हान उसे काबू कर लेता है। कुछ देर उनको लड़ता देखकर वूजिन उकता आ जाता है और मिस्टर हान को गोली मार देता है। वो डाइसो को बताता है कि मिस्टर पार्क अब भी उसके लिए काम कर रहा है। मीडो को कमरे में एक डब्बा पेश किया जाता है। डाइसो फोन पे उसे डब्बा खोलने से मना कर देता है और अपना इंतजार करने को कहता है। वो गिड़गिड़ाते हुए वूजिन
वूजन से मीडो को सच ना बताने के लिए इल्तिजा करता है। वो कुत्ते की तरह झुक कर उसको भौंक कर दिखाता है। वूजिन पर इसका कोई असर नहीं होता तो वो अपनी जबान काटकर उसे पेश कर देता है। ये देखकर वूजन मिस्टर पार्क को डब्बा बंद रखने का कह देता है। वो डाइसू को अपना पेस मेकर का रिमोट देकर वहाँ से चला जाता है। अलबत्ता जब डाइसू बटन दबाता है तो स्पीकर पे उनकी हमबिस्तरी की रिकॉर्डिंग बजने लगती है। एलिवेटर पे जाते हुए वूजन सुआ की मौत के बारे में सोचने लगता है। वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सुआ उसको हाथ छोड़ने का कहती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो अपने आप को गोली मार लेता है। शहर से दूर किसी इलाके में डाइसू हिप्नोटिस्ट को में अपनी कहानी सुनाता है और मदद मांगता है। वो कहानी के इख्तिताम पढ़कर उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। डाइसू वो अल्फाज दोहराता है कि अगरचे मैं एक बुरा इंसान हूँ लेकिन क्या मुझे जीने का हक नहीं है।